उसको देख करके आदमी तो लगता नहीं था, हड्डियां थी, चमड़ा था, बहुत सारे कुछ डिसेक्ट किए हुए थे। और सबसे खराब चीज लगा कि उन लोगों को प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल यूज किया जाता था। उसकी बदबू, न तो मैं बदबू बर्दाश्त कर सकती हूँ और न ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बड़ी को, ये मेरे से नहीं होगा। मेरा बेटा कोई ऐसा काम करे जो बिहार में किसी ने नहीं किया। तब आप क्या महसूस करती हैं, खुद को क्या किस तरीके से देखती हैं? तो पद्मश्री मिलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन दूसरों को जैसा लगता है वो फीलिंग वो नहीं होती है, एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व की फीलिंग। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। मैम, आपकी जर्नी कैसी रही मेडिकल के दौरान, और जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब, तो आप उस वक्त क्या फील करते थे? जब मैं पढ़ रही थी तब जी, जब पढ़ रही थी तो केवल पढ़ रही थी, उससे कुछ आगे के बारे में नहीं सोचना था, बहुत दिल लगाकर पढ़ना था। और उस समय एक ही टारगेट रहता था कि परीक्षा में अच्छा करना है, तो इसीलिए बहुत दिल लगा करके पढ़ना ही उस समय केवल एक सामने में दिखता था, वही एक फोकस था और कुछ नहीं। एक कोई ऐसा टाइम आया जैसे आपको लगा कि नहीं, अब ये हम कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं? ये हमको लगा था जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ उस दिन, जब मेडिकल में एडमिशन हुआ जिस दिन, एडमिशन के बाद हम लोगों को एनाटॉमी हॉल दिखाने के लिए ले जाया गया जहाँ डिसेक्शन होते हैं। और अब के बारे में तो मुझे नहीं पता, शायद बॉडी वगैरह मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन उस समय जब मेरा एडमिशन 1957 में हुआ था पटना मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ डिसेक्शन हॉल था काफी बड़ा एनाटॉमी का, जिसमें बहुत सारे टेबल्स थे और सभी टेबल पर एक एक डेड बॉडी रखा हुआ था, सब सूखा हुआ। मतलब उसको देख करके आदमी तो लगता नहीं था, हड्डियां थी, चमड़ा था, बहुत सारे कुछ डिसेक्ट किए हुए थे। और सबसे खराब चीज लगा कि उन लोगों को प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल यूज किया जाता था, उसकी बदबू। तो सबसे पहले हम लोग को वही दिखाने ले जाया गया, और वहां जाने के बाद जो उसकी बदबू थी और जो सीन था वो देख करके लगा कि नहीं, हमसे नहीं हो सकता है। न तो मैं बदबू बर्दाश्त कर सकती हूँ और न ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बड़ी को छूना और उसको डिसेक्ट करना, ये मेरे से नहीं होगा। और बस एकदम लगा था कि नहीं पढ़ना है, मेडिकल एडमिशन हुआ तो हुआ, चले जाना है। लेकिन फिर बाहर निकलने के बाद मेरे ग्रैंडफादर थे, उन्होंने हमको समझाया, उनको बहुत मन था मैं डॉक्टर बनूं, तो फिर कंटिन्यू। आपने ये देखा कि आपके बच्चे सबसे पहले आईवीएफ प्राइवेट हॉस्पिटल में बिहार के सबसे पहले उन लोगों ने किया, डॉक्टर हिमांशु राय सर, डॉक्टर सारिका राय मैम। तो आपको उस वक्त कितना गर्व महसूस हो रहा था? बहुत बहुत अधिक गर्व। मेरा बेटा कोई ऐसा काम करे जो बिहार में किसी ने नहीं किया, और उसने इसमें बहुत अधिक दिलचस्पी ली, उसको बहुत मन। एक्चुअली वो जो स्कूल में पढ़ता था तभी से कोई न्यूज देखा कि किसी को हुआ है आईवीएफ से बेबी, फर्स्ट बेबी, उसी समय से उसके मन में कल्पना थी कि हमको आईवीएफ ही करना है और फर्टिलिटी का ही स्पेशलिस्ट बनना है। तो उसने शुरू किया, और जब अचीव किया प्रेगनेंसी पहली, तो वो दिन हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो क्या कभी आपने सर से ये नहीं कहा कि तुम मेडिकल ही क्यों करना चाहते हो, तुम कोई अदर कोर्स भी कर सकते? नहीं, क्योंकि उसको मन था मेडिसिन करने का, और उसके फादर का भी बहुत मन था कि वो मेडिसिन ही पढ़े। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को डॉक्टर बहुत पसंद थे कि डॉक्टर ही बनाना है बच्चों को, तो वो सभी बच्चों को चाहते थे कि डॉक्टर ही बने, तो इसलिए उनका भी सपोर्ट था और मेरे बेटे का मन भी था। जब आप करियर में और आगे बढ़े, अभी तो आप पद्मश्री अवार्डी हैं, तो अब जब आप खुद को देखती है एज अ पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर, इतना बड़ा नेम फेम, तब आप क्या महसूस करती हैं, खुद को क्या किस तरीके से देखती हैं? ऐसा कुछ हमको नहीं लगता है। देखिए, पद्मश्री मिलना तो एक बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा सम्मान है,
जो इंडिया गवर्नमेंट ने दिया हमको, और उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, मतलब बहुत दिल से मैं धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि सच में पद्मश्री मिलने के बाद में एक पोजीशन में चेंज आ जाता है। लेकिन केवल उतना ही नहीं है, पद्मश्री से सम्मानित होना दूसरों की नजर में बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन अपने मन में लगता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि जिन कारणों से हमको पद्मश्री दिया गया, उन कारणों पर खड़े उतरना और उन सारे एक्सपेक्टेशंस को, आशाओं को, उम्मीदों को पूरा करना एक कर्तव्य बन जाता है। और अब ऐसा लगता है ना कि केवल अपने से मेरा मतलब हमको क्या खुशी मिली, क्या नहीं मिली, वो कोई माने नहीं रखता है। लगता है समाज को मैंने क्या दिया, समाज के लिए मैंने क्या किया, दूसरों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, बस केवल यही एक बात मन में रहती है। तो पद्मश्री मिलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन दूसरों को जैसा लगता है वो फीलिंग वो नहीं होती है, एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व की फीलिंग। और ये सबका है सम्मान। बिहार के किसी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर को मिला, तो यह पूरे बिहार के लिए सम्मान की चीज है, आप लोगों के लिए भी सम्मान की चीज। बहुत सम्मान की बात है, तो क्योंकि आप बिहार में गौरव है। इसके लिए हम लोग सभी इंडिया गवर्नमेंट को धन्यवाद। मैम, एक क्वेश्चन पीरियड से रिलेटेड है कि जो बहुत पेनफुल पीरियड्स होता है, तो क्या वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, या उसमें कुछ उसका मेडिसिन वगैरह लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा दर्द रहेगा तो बहुत सारी लड़कियां तो मतलब स्कूल उन लोगों का नागा हो जाता है, या काम पर जाती हैं जो लड़कियां, वे अपने काम को नागा कर देती हैं, तो दवा लेना तो जरूरी हो जाता है। और एक्चुअली साधारण दर्द भी हो सकता है, या हो सकता है बहुत अधिक दर्द किसी विशेष बीमारी का भी लक्षण, इसलिए एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, करा के देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो यूट्रस में फाइब्रॉइड नाम का ट्यूमर हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, तो ये दोनों चीजों में बहुत अधिक दर्द होने की संभावना रहती है। और अगर कुछ नहीं निकलता है, फिर भी अगर उस लड़की को या महिला को दर्द है, तो शुरू में तो दर्द की गोलियां दे करके वो अपना काम चला लेती है, लेकिन अगर दर्द कंटिन्यू किया, होते चला गया और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी दवा देनी पड़ती है। एंडोमेट्रियोसिस आजकल बहुत कॉमन एक बीमारी है, जिसमें मेंस के समय में काफी दर्द हुआ करता है, और वो धीरे धीरे अगर बढ़ जाए बहुत अधिक बीमारी, तो बाद में निसंतानता भी, इनफर्टिलिटी भी उसके चलते हो सकती है, हमेशा पेट में दर्द लग सकता है। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करना जरूरी होता है। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सफेद पानी आता है वो सामान्य है, नॉर्मल है, या घबराने की बात है? नहीं, सफेद पानी आना सब लोगों के लिए घबराने की बात नहीं होती है। एक्चुअली ये सफेद पानी आना या पानी आना बहुत कारणों से हो सकता है। एक तो होता है फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, यानी कि बिना किसी बीमारी के भी प्यूबर्टी के समय जब मासिक धर्म शुरू होता है, उसके बाद हार्मोन्स के इफेक्ट के कारण वेजाइना का जो सतह है उसमें जो ग्लैंड रहते हैं, उन ग्लैंड में सिक्रेशन होता है, और उस सिक्रेशन के चलते थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है, जो सफेद भी हो सकता है, या पानी के जैसा हो सकता है, या चिपचिपा म्यूकस के जैसा हो सकता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो पीले रंग का हो, पस के जैसा हो, थोड़ा बहुत ब्लड लगा हुआ हो, बहुत अधिक हो, तो वो इन्फेक्शन का भी हो सकता है कारण। और कभी कभी जो महिलाएं उम्र दराज हैं, अधिकतर मतलब थोड़ी उम्र होने के बाद उन लोगों में कैंसर होने की भी संभावना रहती है। इसलिए केवल ये कह देना ये सामान्य है या असामान्य है उचित नहीं है, और उस डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर से मिलकर, अपने को दिखाकर और सही बात समझकर तब उसकी आगे चिकित्सा करनी चाहिए। सबको चिकित्सा की जरूरत नहीं होती। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है और इसके क्या संभावनाएं होती है, या इसको कैसे संभालें? प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी हार्मोन्स के ही इफेक्ट से होता है।
औरतों में जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, मासिक धर्म, वो साधारणतः 28 दिन का होता है, थोड़ा कम या थोड़ा अधिक दिनों का भी हो सकता है। तो इन पूरे साइकिल में शुरू होता है पहले दिन से, और उस समय एक हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन, जिसकी मात्रा धीरे 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 बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते 14वें 15वें 13वें 14वें 15वें दिन में एक एग निकलता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के बाद में वहां से फिर प्रोजेस्टेरोन निकलने लगता है, और वो प्रोजेस्टेरोन बाकी के 14 दिन काम करता है। तो मतलब पूरा साइकिल होने के बाद में ये दोनों हार्मोन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और खत्म होने के चलते उसको मासिक धर्म होता है। ये सारा एक बहुत बड़ा साइकिल है, जिसमें पिट्यूटरी का काम होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है, ओवरी का काम होता है, यूट्रस का काम होता है। सभी अपनी अपनी जगह में, जैसे म्यूजिक में होता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स सब अपने अपने समय पर बजते हैं, उसी तरह ये लोग भी अपनी अपनी समय पर अपना अपना हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस की मात्रा भी वो लोग कंट्रोल करते हैं, कभी अधिक कभी कम, ये सब होते रहता है। तो उसी हार्मोन्स के असर से मासिक के पहले जब प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, उस समय बहुत लोगों को कुछ ज्यादा गुस्सा होना, या शरीर में थोड़ी स्वेलिंग महसूस करना, भारीपन महसूस करना, सिर दर्द करना, ब्रेस्ट में पेन होना, भारीपन पेड़ों में होना, ये सब होता है, और उसको बोलते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो अगर ज्यादा हो तो उसको दवा देकर ठीक किया जा सकता है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी लड़की को फर्स्ट पीरियड जब आता है, तो उस लड़की को और उसके माता पिता को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का आजकल बहुत बड़ा महत्व है। उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के समय में लड़की कुछ बातों पर बहुत ध्यान दे, जैसे जो पैड्स यूज करती है वो स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आजकल बाजार में बहुत सारे पैड्स मिलते हैं, तो उसे यूज करना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का। भीगे हुए पैड को बहुत दिन नहीं रखना है, जरूरत पड़ने पर जैसे ही थोड़ा गीलापन महसूस हो उसको बदल देना चाहिए। और नहाना वहाना छोड़ना नहीं है, डेली उस समय भी स्नान कर सकती है, अपने नॉर्मल काम जो भी करती है वो सारे काम वो उस समय भी कर सकती है। और उसमें अगर किसी तरह की उसको तकलीफ महसूस हो, जैसे कभी बहुत दर्द हो या बहुत अधिक ब्लीडिंग उसको लगे कि हो रहा है, तो इन बातों को छुपाना नहीं है, अपनी माँ को या अपने फादर को बताना है कि हमको ऐसे हो रहा है। पहले जो मेंस्ट्रुएशन के समय लड़कियों को एकदम अलग कर दिया जाता था कि ऐसे नहीं आओ, वैसे नहीं आओ, किसी को पता नहीं चले। वैसा करने से ना बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है। बहुत बार लड़कियां गलत कपड़े यूज कर ली और ठीक से नहीं उसको ध्यान दी, तो उन लोगों को बाद में इनफर्टिलिटी होने का भी डर है, उन लोगों को बच्चा नहीं हुआ। इसलिए उस चीज को मतलब सामान्य समझना चाहिए, जैसे लड़कों को दाढ़ी मुछाती है वैसे लड़कियों को मेंस होता है, ये दोनों ही सामान्य बातें हैं। और घर में किसी को भी इस चीज के लिए लड़की को एक हवा नहीं तरह का बताना चाहिए, ये नॉर्मल है, ये बच्ची को दिमाग में डालना जरूरी है, ये नॉर्मल है, सभी औरतों को होता है। और इस समय विशेष सावधानी रखनी है ताकि तुमको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो और तुम स्वस्थ रह सको। इसके साथ यह भी बताना जरूरी है कि मेंस्ट्रुएशन होने का मतलब कि अब तुम्हारे ऑर्गन्स मैच्योर हो रहे हैं या होने की प्रक्रिया में, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी तुम्हारा काम करने लगेगा। तो मतलब फैमिली प्लानिंग के बारे में भी थोड़ा बताना चाहिए, कैसे गर्भ रहता है, गर्भ के बारे में भी बताना चाहिए, ताकि वो किसी गलत चक्कर में न पड़े, अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको, अनचाहा गर्भ उसको न ठहरे, किसी खराब मतलब मुसीबत में न फंसे। तो इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी देनी उस बच्ची को जरूरी है कि कैसे फैमिली प्लानिंग किया जाता है, कैसे अपने को प्रोटेक्ट किया जाता है, और कैसे अनचाहा गर्भ नहीं। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रेगनेंसी के दौरान किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? प्रेगनेंसी के पहले ही एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले बहुत सारी चीजों को ठीक करना जरूरी होता है। जैसे हो सकता है कि वो
किसी कुछ दवाओं का सेवन कर रही हो, चाहे थायराइड की दवा ले रही हो, या हो सकता है मिर्गी का दौरा उसको आते हो उनकी दवा ले रही हो, या हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी जिसकी दवा पड़ रही हो सकता है डायबिटीज हो जिसकी दवा पड़ रही हो सकता है हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो या कोई और ऑपरेशन हुआ हो जिसको प्रेगनेंसी से मतलब है। तो उन सब चीज़ों की जानकारी पहले से होना, और अगर वो कुछ दवाएं ले रही हैं जो कि बराबर उसको लेने के लिए बताया गया है कि नहीं तुम ये नहीं लोगी तो तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। जैसे हार्ट का ऑपरेशन होता है तो कुछ दवाएं चलती हैं जो जीवन भर खानी पड़ती है। थायराइड का दवा जीवन भर खाना है, डायबिटीज की दवा जीवन भर खाना है, मिर्गी की दवा काफी दिनों तक खाना है। तो इन सब दवाओं का अगर वो सेवन कर रही है तो डॉक्टर उसको बताएंगे कि देखो इसमें से ये दवा प्रेगनेंसी के लिए सेफ है, ये दवा सेफ नहीं है, इसको तुम चेंज करके डॉक्टर से मिलो, जैसे मिर्गी के डॉक्टर से मिलो, बोलो कि दवा को बदल के ऐसी दवा दें जो कि प्रेगनेंसी के दौरान सेफ हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी विचार किया जाता है। इसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर नाप लिया जाता है और अगर उसको कुछ वैक्सीनेशन जो देना चाहिए, जैसे रूबेला का वैक्सीन अगर देना चाहिए प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान अगर रूबेला हो जाता है तो बच्चे के विकृत होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो पहले ही उसकी जांच पड़ताल कर लेनी है कि उसको रूबेला तो नहीं है, उसको डायबिटीज तो नहीं है, उसको कोई HIV का पॉजिटिव तो नहीं है। प्रेगनेंसी लाने के पहले बहुत सारे टेस्ट कराना होता है और करा के अगर महिला का वेट कितना है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बहुत दुबली पतली अगर महिला हो और वो प्रेग्नेंट होगी तो उसको अपने न्यूट्रिशन की कमी है, बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगी, तो वो बच्चा कमजोर होगा, समय से पहले हो जाएगा और बच्चा जीवन भर कमजोर रहने का डर है। उसी प्रकार बहुत मोटी महिला है और वो कंसीव कर जाती है तो उसको फिर अबॉर्शन का डर, बच्चे के पेट में मर जाने का डर, डायबिटीज का डर, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो मोटी महिलाओं को होता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान के बदले प्रेगनेंसी लाने के पहले महिला को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना और डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। तो मैम क्या इसमें जो खान पान होता है प्रेगनेंसी के दौरान उस पर भी कुछ खास? प्रेगनेंसी के दौरान खान पान वही रखना है जो प्रेगनेंसी के पहले रखते हैं। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा विटामिन लेना चाहिए और हरी साग सब्जियां जिन्हें कम पकाया हुआ, बहुत उबाला हुआ नहीं, हल्का उबाला हुआ कम पानी में, मसाला एकदम कम डालकर, तेल भी कम डालकर खाना चाहिए। लोहा जिसमें रहता है ज्यादा, जैसे चुकंदर है, टमाटर है, इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए। दूध जरूर लेना चाहिए। अगर महिला नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन में मछली ले सकती है, अंडा ले सकती है, चिकन ले सकती है। रेड मीट यूजुअली मना किया जाता है, वो नहीं लेना चाहिए। और बाकी सब कुछ ले सकती है। बाजार की चीजें अवॉइड करनी चाहिए और जंक फूड्स अवॉइड करना चाहिए। जब मैं या फिर अभी हाल तक गाँव घरों में नॉर्मल डिलीवरी पे बहुत फोकस किया जाता है, तो मैम नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में क्या डिफरेंस है जिसे महिलाओं को समझना चाहिए? महिलाओं को ये समझना चाहिए कि सी सेक्शन कभी कभी जरूरत पड़ने पर किया जाता है। जैसे बच्चे का अगर पेट में पोजीशन उल्टा हो या आड़ा हो, तिरछा हो, तो सी सेक्शन की जरूरत पड़ेगी। जब अंतिम समय 9वां महीने में, 7वें महीने में बच्चा उल्टा रह सकता है, आड़ा तिरछा रह सकता है, लेकिन बाद में वो अपने आप सीधा हो जाता है। तो अगर अंत तक भी बच्चा सीधा नहीं, बच्चे का सिर ऊपर है या बगल में है और नीचे में उसका हाथ है या पैर है, तो उसमें सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार प्लेसेंटा प्रीविया एक चीज होता है, जिसमें प्लेसेंटा नीचे होता है। तो अगर प्लेसेंटा प्रीविया सेकेंड डिग्री का हो या थर्ड डिग्री का हो, यानी कि प्लेसेंटा काफी कवर किया है नीचे इंटरकॉर्स के पास, तो उसको अगर नॉर्मल के लिए छोड़ देंगे तो पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग होगी, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। कभी कभी बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल बहुत ही कमजोर बच्चा रहता है जो कि नॉर्मल डिलीवरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको भी ऑपरेट करना पड़ता है। और कभी कभी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, करते करते अचानक उसका प्रोग्रेस रुक जाता है, जो कि दर्द की दवा देने पर भी बढ़ता नहीं। तो ऐसी अवस्था में भी बहुत बार ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ जाती है।
कभी कभी बच्चे की नाभ भी बाहर पड़ती थी। तो जरूरत तो ये जिद किए बैठना कि नहीं हमको नॉर्मल ये करवाना है, ये तो मतलब बेवकूफ़ी ही है। एक्चुअली अगर समझदार डॉक्टर है तो डॉक्टर बिना मतलब का उसको क्यों पेट चिरेगा, वो तो जरूरत पड़ने पर ही चाहिए। डॉक्टर के लिए भी यही अच्छा है कि डिलीवरी नॉर्मल हो और महिला अपने बच्चे को गोद लेकर घर जाए, क्योंकि उसको और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सिजेरियन क्यों करना चाहेगी? एक सिजेरियन का मतलब उसको 4 दिन 5 दिन हॉस्पिटल में रखना, उसकी देखभाल करना, ये सब उसको मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो सिजेरियन कोई नहीं चाहता है, ना डॉक्टर ना पेशेंट। लेकिन जरूरत पड़ने पर रिफ्यूज करना भी बहुत गलत है। जरूरत पड़ने पर नहीं किया जाए तो बच्चा और कभी कभी माँ भी अपनी जान से हाथ पकड़ बैठती है। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब कोइटस होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो संक्रमण होता है, तो उससे बचने के क्या उपाय हैं या क्या उससे बचा जा सकता है? देखो, सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो संक्रमण होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। और एसटीडी से बचने का सबसे इम्पोर्टेंट उपाय तो ये है कि औरत या उसका पति या पुरुष जो भी है वो बहुगामी नहीं, मतलब मोर देन 1 पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रखता हो। जो बहुत सारे जो मेल बहुत लेडीज के साथ में सेक्सुअल संपर्क रखे हैं उनको एसटीडी होने का बहुत डर रहता है, और फिर उनकी पत्नी चाहे जितनी भी अच्छी उनको भी डर रहेगा कि वो इन्फेक्शन उनको ट्रांसफर हो जाएगा। तो बचने का तो तरीका है ये कंडोम यूज करना, लेकिन कंडोम भी 100% रिलायबल नहीं होता है, काफी हद तक बचाव करता है लेकिन 100% बचाव नहीं करता है। तो एक तो वो है उपाय, और दूसरा जो कि आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है और सब लोगों को इसके बारे में जानकारी है या होनी चाहिए, वो है एचपीवी वैक्सीन, है ना, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, वो एक तरह का वायरस है जो कि जाके सर्विक्स में अटैक करता है और सर्विक्स के भीतर तह में जाके बैठा रहता है, और वहाँ के सेल्स में कुछ परिवर्तन लाता है, जो परिवर्तन बाद में हो सकता है कि कैंसर का रूप ले ले। तो कैंसर सर्विक्स का रूप ले ले या एनल कैंसर का, एनस पैखाना के रास्ते में कैंसर हो जाए। तो कहीं कहीं का कैंसर इस एचपीवी से संबंधित है। एचपीवी से संबंधित कैंसर को रोकने के लिए बेस्ट उपाय है कि एचपीवी का वैक्सीन लगवा लिया जाए, और ये वैक्सीन सबसे अधिक कारगर होता है जितना ही यंग एज में दिया जाता है, स्पेशली जब पहला सेक्स, फर्स्ट क्वाइटस, सबसे पहले लड़की का जो संबंध पति से बनता है उसके पहले अगर वो सुई पड़ जाए तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। और बहुत संबंध बनाने के बाद तब अगर एक बार इन्फेक्टेड हो ही गई तो उतना फायदा नहीं होगा जितना कि पहले होता है। इसलिए एचपीवी वैक्सीन अभी सभी स्कूल के बच्चों को जो 9 से 14 साल के बीच में है, लड़का हो या लड़की, उसको दे देना चाहिए एचपीवी वैक्सीन, क्योंकि लड़कों को भी होने का डर है। लड़कों में भी फ्यूचर में जाकर के कहीं कहीं का कैंसर हो सकता है। तो 9 से 14 में 2 डोज पड़ता है और 14 से 26 तक में 3 डोज पड़ता है, और एचपीवी वैक्सीन अब मतलब नेसेसरी माना जाता है कि बच्चों को दिया जाए ताकि फ्यूचर में उनको कैंसर से बचने। और एसटीआई के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है या? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर स्कूल में, हर कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्कूल कॉलेज में बताया जाए, क्योंकि बच्चे अगर सुनते हैं ना तो उनके दिमाग में कोई भी बात आसानी से आ जाती है, और तब वे अपने घर के वालों को समझाएंगे, वो लोग ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन जैसे स्लेट पर है ना, लिखो स्लेट पर लिखा हुआ विचार, तो बच्चों का स्लेट बहुत ताजा होता है और उस पर जो भी बात लिखी जाए बहुत अच्छे से अट जाती है। इसलिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जागरूकता प्रोग्राम, उसमें इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। और वैसे भी जहाँ तहाँ इसका हर तरह से प्रचार होना चाहिए, मीडिया के थ्रू हो या सभाओं के थ्रू हो या रोड शो से हो। इन चीज़ों की जानकारी सभी लोगों के पास पहुँचना चाहिए।
क्या मैम कॉन्ट्रासेप्शन बहुत ज्यादा सुरक्षित विकल्प माना जाता है, या कौन सा सही किस है? चीज के लिए? इंटरकोर्स वगैरह के टाइम मेरे बच्चा रोकने के लिए? या अरे कॉन्ट्रासेप्टिव बीमारी तो होने के चांसेस होते सबका अपना अपना जगह है, हैं। अपना अपना इंडिकेशन है। सभी कॉन्ट्रासेप्टिव सभी के लिए फिट नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। जैसे एक तो होता है कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें कंडोम आता है, या वेजाइनल कैप आता है, सर्वाइकल कैप आता है, जो कि केवल लगा देने से स्पर्म और सर्विक्स का नहीं, लेकिन वो 100% रिलायबल नहीं होता है। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां होती हैं जो पूरे महीने खाई जाती हैं। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन होते हैं जो कि 3-3 महीने पे लिया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव का इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है जो कि यूट्रस में लगा दिया जाता है, जो 3 से 5 साल तक काम करता है। और कुछ इंजेक्शन इम्प्लांट होते हैं जो चमड़ा के नीचे फैट में रख दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जी, और सभी कॉन्ट्रासेप्टिव की जानकारी सभी कपल्स को, पति को पत्नी को होनी चाहिए, और तब वो लोग जो डिसाइड करें, सबके फायदे सबकी हानियां सबको पता होनी चाहिए। तब वो लोग जो डिसाइड करें कि नहीं हम ये चाहेंगे, वो लोग यूज करना चाहिए। पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर होता है, और क्या ये प्रेगनेंसी में बाधा बनता है? हाँ, पीसीओडी का मतलब हुआ बीमारी, जैसे मान लो मेंस बंद है या बच्चा नहीं हो रहा है, तो आती है पेशेंट और उसको देखा जाता है कि नहीं, उसको ओवरी में सिस्ट भी है या और लक्षण है, जैसे देह में हर्सुटिज्म है, बाल जगह जगह है, तो ये सब चीजें उसको है। और साथ में आ रही है अपनी प्रॉब्लम लेकर के कि मेंस नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। डिजीज माने वो इनफर्टिलिटी लेकर के आई है पेशेंट, या एमिनोरिया लेकर के आई है कि मासिक हमको नहीं हो रहा है। पीसीओएस बोलते हैं सिंड्रोम, जिसे मरीज नहीं भी मतलब बोल रही है कि हमको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसको देखने से चेहरे पर लग रहा है कि पुरुषों जैसे बाल हो रहे हैं, दाढ़ी पर मूंछ पर ज्यादा बाल है, पेट के ऊपर ज्यादा बाल है, जांघ के ऊपर ज्यादा बाल है, बाहुआ में ज्यादा बाल है, और अल्ट्रासाउंड करने पर निकल रहा है कि ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट भी है, तो छोटे छोटे सिस्ट अगर रहते हैं ओवरी में, उसको कहा जाता है पीसीओएम, माने ओवरी का मॉर्फोलॉजी देखने में पॉलीसिस्टिक है। उसको पीसीओएस और पीसीओडी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं पीसीओएम। हो सकता है कि उसको ओवरी ऐसा है, लेकिन उसको मेंस भी टाइम पे हो रहा है और उसके चेहरे पर भी कुछ नहीं, कोई बाल कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको पीसीओडी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे केवल पीसीओएम। लेकिन अगर साथ साथ में और भी चीजें हो, जैसे मासिक समय पे नहीं आना, ओवरी में रहना, छोटे छोटे सिस्ट, और साथ में पुरुषों के लक्षण जैसे देह चेहरे की में परिवर्तन होना, बॉडी में परिवर्तन होना, तो वो पीसीओडी हो गया या पीसीओएस। समझ गया, समझ में आ गया होगा इससे। तो केवल पॉलीसिस्टिक होने से पीसीओडी नहीं होता, साथ में और भी कुछ होना चाहिए, तब वो पीसीओएस या पीसीओडी। मैम क्या आईवीएफ या आईयूआई जैसी तकनीक सुरक्षित है? सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है यार, एरोप्लेन पर चलने पर प्लेन ही गिर गया, उतने लोग चले गए, तो सुरक्षित तो कोई चीज नहीं है। लेकिन जिनको जरूरत है बच्चे की और उनको ऐसे नहीं हो पा रहा, तो आईयूआई विधि है जिसमें प्रेगनेंसी का रेट बढ़ जाता है, और आईवीएफ उन्हीं लोगों के लिए निकाला गया है, रिसर्च हुआ, निकाला गया कि चलो उसके ट्यूब से या किसी के कारण से होने में असमर्थ है अपने से, तो हम लोग आईवीएफ करके उसको बच्चा दे सकते हैं। तो आईवीएफ सुरक्षित कुछ नहीं है दुनिया में। आप रिक्शा पर चलते हैं वो भी सुरक्षित नहीं, कार पर चलते हैं वो भी सुरक्षित दुनिया में कोई चीज नहीं है, लेकिन ऐसा आईयूआई और आईवीएफ डेंजरस है ऐसी बात नहीं। मैम जब मेनोपॉज होता है तो मेनोपॉज के जो लक्षण है, क्या उसे कैसे संभालें? बहुत लक्षण तो नहीं होता है किसी को अधिकतर, लेकिन अगर होता है तो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा
और डॉक्टर से मिल के अपनी तकलीफें, क्या तकलीफ उनको है, तरह तरह की तकलीफें होती हैं, तो जो तकलीफ है उसके अनुसार उनको दवा दी जाती है। तो हार्मोन दवा थेरेपी लेनी पड़ती करवाना जरूरी होता है नहीं? कोई जरूरी नहीं, ये सबको हार्मोन्स की जरूरत नहीं पड़ती, किसी किसी को जिनको सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं उनको जरूरी होता है, खासकर उन लोगों को जिनका बहुत पहले मेनोपॉज हो गया। बहुत लोगों का ओवरीज कैंसर के कारण या किसी और रोग के कारण ओवरी ऑपरेशन करके हटा दिया गया, या ओवरीज बहुत जल्दी फेल कर गया, काम नहीं कर रहा है, फेलियर ऑफ ओवरी हो गया है समय से बहुत पहले, 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, तो उन लोगों को हार्मोन्स का ट्रीटमेंट देना जरूरी है। मैम कितने समय के बाद पैप स्मेयर या पेल्विक एग्जामिनेशन कराना जरूरी होता है? हर शादीशुदा औरत को जो सेक्सुअली एक्टिव है, अगर नहीं भी शादी की है लेकिन किसी और के साथ रह रही है, तो उसको अपना पैप स्मेयर जरूर कराना चाहिए। 21 साल की उम्र के बाद, कम से कम 25 साल की उम्र के बाद जरूर कराना चाहिए। और केवल पैप स्मेयर अगर करवा रहे हैं तो हर 3 साल पर करना है। 30 वर्ष की उम्र के बाद में पैप स्मेयर और HPV वायरस का टेस्ट, HPV DNA वो भी करवाना चाहिए, या केवल HPV DNA भी करवा सकते हैं। उससे ये पता चलता है कि उस महिला को सर्विक्स में HPV के चेंजेस हैं कि नहीं। तो अगर HPV करवा रहे हैं तो 5 साल पर होता है, और केवल पैप स्मेयर करा रहे हैं तो 3 साल पर किया जाता है, एवरी 3 years। मैम टेली कंसल्टेशन या ऑनलाइन गायनेकोलॉजी की सलाह कितनी कारगर और सही होती है? इसलिए टेली कंसल्टेशन, फोन पे जो कंसल्टेट करते हैं और ऑनलाइन जो ज्ञान लेते हैं, बहुत लोग यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख करके या फिर फोन पर देख लिया कि नहीं ये हमें ये करना चाहिए सर्च करके, तो क्या वो कितना कारगर रहता है या सही रहता है? और देखिए ये तो कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसने क्या सलाह दिया, सबके सलाह को तो हम तो देखते नहीं है यूट्यूब, हमको मालूम नहीं। लेकिन हमको लगता है कि गायनेकोलॉजिकल सलाह तो यूट्यूब पर मतलब ऑनलाइन नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि उसको एग्जामिनेशन पेशेंट का एक बहुत ही मुख्य चीज है। किसी भी तकलीफ के लिए अगर पेशेंट डॉक्टर से मिलती है तो बात अपनी सारी बातें, तकलीफें बताती है, उसके बाद डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, उसका जीव निकाल कर देखते हैं, उसको वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, तो वो सब तो फोन पर नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं। अल्ट्रासाउंड लेकर के मेरे पास पेशेंट लोग आती हैं कि अल्ट्रासाउंड में ये निकला है और हम इसका क्या करें, तो अल्ट्रासाउंड का इलाज डॉक्टर नहीं करता है, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है ना। बहुत बार अल्ट्रासाउंड की बातें गलत साबित हो जाती है, हम देख रहे हैं तो कुछ और मिल रहा है, उसमें कुछ और आया। इसलिए एग्जामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और बिना उसके ऑनलाइन कंसल्टेशन में मैम तो जब आपने 12 साल, बहुत जगह मेंशन है कि आपने मेडिकल के 12 साल के बाद अपने करियर की शुरुआत की, और उस टाइम पर आप एक शादीशुदा जिंदगी में बिताई, क्योंकि मेडिकल के बाद आप मेडिकल की शुरुआत तो हम तुरंत करती है, हम किए तो उसी समय से काम कर रहे हैं। 62 में हम पास आउट किए, और 62 से 63 तक हाउस सर्जन थे, जैसे इंटर्न होता है लोग, तो हम लोग के समय में हाउस सर्जन हुआ करता था, तो 1 साल हाउस सर्जन हुआ था, और उसके बाद में सर्विस। मैम क्या सिनेरियो था उस टाइम पर जब आपके छोटे छोटे बच्चे थे, पर्सनल लाइफ भी मैनेज करना था, प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करना था, उस टाइम आपने कैसे मैनेज किया था इस चीज को, दोनों को एक साथ? अब देखो हो गया, सपोर्टिव फैमिली होती है ना, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, और बच्चों का केयर बहुत ज्यादा ही पड़े तो उनको डांटना, समय पर बैठाना, ये सब मतलब सारा चीज उनके में था। और मेरा काम था मॉर्निंग में उठ करके उन लोगों को नाश्ता वास्ता देके रेडी करा के स्कूल भेज देना, तो बाकी शाम को लौटने के बाद में वही पढ़ाते रहते सब चीज, तो इस तरह से मैनेज हुआ। ये बच्चे बड़े हुए तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझने लगे। थैंक यू सो मच मैम। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इन चीजों को लेकर के महिलाओं में अवेयरनेस फैल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। Thank you very much. Small is बहुत बड़ा, बहुत बड़ा।